हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में कक्षा 9 के भौतिक विज्ञान का दूसरा पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है बल तथा गति के नियम, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो इस अध्याय में हमें सबसे पहले पढ़ना है बल। तो समझते हैं कि बल क्या होता है। जो बल है इसे इंग्लिश में कहते हैं फोर्स। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये बल है क्या चीज। जैसे कि सभी जानते हैं कि हम बल लगाते हैं तो कोई काम होता है, लेकिन हम बल को परिभाषित कैसे करेंगे, कैसे बताएंगे कि बल क्या है। तो इसकी सामान्य परिभाषा ये है कि बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है या किसी के आकार में परिवर्तन करने का प्रयास करता है, वो बल कहलाता है। यानी बल लगाकर हम किसी की गति की अवस्था को बदल सकते हैं, किसी के आकार में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई वस्तु रखी है, अब हम उस पर बल लगाएं। जैसे कि मान लीजिए टेबल पर, अब टेबल पर किताब रखी है, हमने किताब को धक्का दिया, यानी कि ये बल लगाया, तो बल लगाने से किताब वहां से हट गई। तो क्या हुआ कि गति की अवस्था में परिवर्तन हो गया, यानी जो किताब पहले विरामावस्था में थी, अब वो विराम अवस्था से गति की अवस्था में चली गई। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए कोई गेंद भागती हुई जा रही है, तो गेंद क्या कर रही है, गति कर रही है, लेकिन हमने अचानक आगे से जाकर गेंद को रोक लिया तो गेंद रुक गई, तो विराम की अवस्था में। अब यहाँ पे दोनों अवस्थाएं विपरीत है। एक में क्या था कि किताब मेज पर रखी थी, विरामावस्था में थी, उसे हमने धकेला तो गति करने लगी, यानी हमने बल लगाया। दूसरा, गेंद गति की अवस्था में था, यानी भाग रहा था गेंद, उस पर हमने क्या किया, बल लगाया तो वो रुक गया, यानी वो विराम की अवस्था में आ गया। तो इन दोनों अवस्थाओं में क्या हो रहा है, अवस्था का परिवर्तन हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर बल लगाया गया। बल से आकार भी बदल जाता है। मान लीजिए कोई वस्तु है, उसको हम हाथ से खूब तेज से दबाएं और दबाने से उसका आकार बदल गया, तो क्या हुआ, यहाँ पे बल लगा। तो यही होता है बल। बल एक ऐसा धक्का होता है या ऐसा खिंचाव होता है जो किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर सकता है या करने का प्रयास करता है, उसे हम बल कहते हैं। ये तो हो गया बल। सभी जानते हैं शरीर में बल होता है, बल होता तभी कोई काम होता है। तो ये तो बल है। अब बात करते हैं बल को प्रदर्शित किससे करते हैं। तो एक शब्द है एफ, क्योंकि फोर्स का पहला अक्षर एफ है, तो एफ से बल को प्रदर्शित किया जाता है। तो सूत्र है एफ इक्वल टू एम ए, ये बल का सूत्र, जहां पे एफ यानी बल, एम से द्रव्यमान, ए से त्वरण, यानी ये कह सकते हैं कि बल क्या है, बल द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। तो द्रव्यमान एवं त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। तो ये बल का सूत्र है। इसे लिखना चाहें तो बल बराबर एम से द्रव्यमान गुणा ए से त्वरण, ये है बल का सूत्र। अब बल के मात्रक की बात करते हैं। तो बल के जो मात्रक है, एक MKS पद्धति है, इसमें अलग मात्रक होता है, इसका ज्यादा यूज होता है। एक है CGS पद्धति, इसका अलग मात्रक है। तो पहले समझते हैं MKS और CGS होता क्या है। M से होता है मीटर, K से किलोग्राम, S से सेकेंड, यहाँ पे C से होता है सेंटीमीटर, G से ग्राम और S से सेकेंड। तो जब हम कोई भी सूत्र बताते हैं तो उसका अगर मात्रक जो है वो मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, इनमें अगर उसको बताया गया है इस फॉर्म में, तो वो MKS पद्धति है। लेकिन अगर उसी को मीटर की जगह पर सेंटीमीटर में,
किलोग्राम जो है ग्राम में, बाकी सेकंड तो सेकंड ही है। अगर इस रूप में दिखाया जा रहा है तो वो सीजीएस पद्धति। तो ये याद रखेंगे कि एमकेएस पद्धति में मीटर किलोग्राम सेकंड के रूप में दिखाया जाता है, सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड के रूप में दिखाया जाता है। और जब भी हम सवाल लगाते हैं तो अधिकतर हम एमकेएस पद्धति का ही यूज करते हैं। तो जो बल का मात्रक है वो एमकेएस पद्धति में सीधा सा इसका मात्रक है न्यूटन, और सीजीएस पद्धति में मात्रक है डाइन। अब बात करते हैं न्यूटन। तो न्यूटन, जिनका पूरा नाम है सर आइजैक न्यूटन, इन्होंने ही बल को खोजा। जैसा कि कहानी सुना ही होगा कि एक बार ये सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, अचानक एक सेब इनके सर पर गिरा जिससे इन्हें चोट लगी। तब इन्होंने एहसास किया कि ऐसा क्या है जिसके कारण ये सेब नीचे ही गिरा, ये ऊपर भी तो जा सकता था। तब इन्हें इनके माइंड में ये बात आई कि ये एक बल है, और इस बल का नाम है गुरुत्वाकर्षण बल। वह बल जिस बल के कारण पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो इस प्रकार से बल की खोज हुई थी। बाकी गुरुत्वाकर्षण बल को हम तीसरे पाठ में पढ़ेंगे, तो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल नहीं पढ़ना है, लेकिन बल पढ़ना है। तो बल और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों को खोजने वाले सर आइजैक न्यूटन हैं, तो इन्होंने अपने ही नाम से मात्रक दिया है न्यूटन। तो एमकेएस पद्धति मात्रक होता है न्यूटन। तो उन्होंने बताया था कि एक प्रकार से उससे एक बल था पृथ्वी में, तो जिस बल के कारण वो सेब नीचे की ओर है, नहीं तो ऊपर चला जाता। बाकी ये तो उनके नाम से हो गया। अगर ऐसे में देखा जाए तो एमकेएस पद्धति का मात्रक जो कैसे बनेगा, इससे बल का सूत्र है द्रव्यमान त्वरण। अगर हम और इसको बनाना चाहें तो द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, त्वरण क्या होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम एम से मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो एमकेएस पद्धति में चाहे हम न्यूटन बोले चाहे किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बोले, तो दोनों एक ही बातें हैं। तो ये इसके मात्रक है। ऐसे हिंदी में लिखना चाहे तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये तो है बल। बाकी एक बात याद रखेंगे कि बल के लिए हमेशा दो वस्तुओं का होना आवश्यक है, एक जो बल लगाएगी, दूसरा जिस पर बल लगेगा। यानी अकेले के लिए बल का महत्व नहीं होता है, तो बल के लिए दो वस्तुओं का होना बहुत ही आवश्यक होता है। तो ये तो हमने समझ लिया कि बल क्या है, जो कि अध्याय का नाम ही है बल, बल तथा गति के नियम। अब हम इसके बाद आगे के टॉपिक पढ़ेंगे कि जैसे कि बल के प्रकार। तो जो बल है वो दो प्रकार का होता है, एक है संतुलित बल और दूसरा है असंतुलित बल। तो इन दोनों बलों के बारे में पढ़ लेते हैं, संतुलित और असंतुलित बल है क्या। संतुलित बल यानी वह बल जिसमें जो इसका दोनों तरफ का बल यहाँ पर बराबर होगा, यानी कि जो परिणामी बल होगा वो शून्य होगा। जैसे कि हमने भी बताया कि बल के लिए दो वस्तुओं का होना आवश्यक। अब दो वस्तुओं पर बल लगा और दोनों का परिणामी बल शून्य प्राप्त होता है, यानी कि दोनों तरफ से अगर बराबर बल लग रहा है। जैसे कि सीधा सा उदाहरण ले लेते हैं रस्सा कसी का। अब 10 लोग इधर से रस्सा खींच रहे हैं, 10 लोग इधर रस्सा खींच रहे हैं, दोनों तरफ से बराबर बल लग रहा है। अब बराबर बल लग रहा है तो ना तो ये पक्ष गिरेगा ना ही ये पक्ष गिरेगा, क्योंकि दोनों तरफ से क्या है बराबर बल है। तो जब समान बल लगेगा तो जो परिणामी बल होगा वो शून्य प्राप्त होगा। तो ये हो गया संतुलित बल, ऐसा बल जिसमें दोनों पक्ष से परिणामी बल शून्य प्राप्त होता है, इससे दोनों में संतुलन बना रहता है, इसी कहते हैं संतुलित बल। ये हो गया संतुलित बल, जिसका उदाहरण हमने रस्सा कसी के खेल से लिया। दूसरा असंतुलित बल, वह बल जिसमें परिणामी बल शून्य नहीं होता, यानी कहने का मतलब है कि एक पक्ष में अधिक बल लगेगा एक में कम। जैसे उदाहरण के लिए इधर मान लेते हैं 5 लोग, इधर 10 लोग। अब जब बल लगाएंगे तो जो 5 लोग हैं
उनको 10 लोग वाले अपनी ओर खींच लेंगे, नहीं 10 लोग वाले जीत जाएंगे, क्योंकि इधर अधिक बल लग रहा है। तो अधिक बल लग रहा है, इससे क्या हुआ कि अब संतुलन नहीं बना, क्योंकि ये लोग निकल जाएंगे, ये लोग गिर जाएंगे, तो यहाँ पे संतुलन नहीं बना, बैलेंस नहीं बन पा रहा। तो ऐसा बल जिसमें परिणामी बल शून्य नहीं होता, यानी एक पक्ष का बल अधिक हो जाता है, उसे कहते हैं असंतुलित बल। तो सीधी सी बात, यहाँ पे हम संतुलन की बात कर रहे हैं कि अगर संतुलन है दोनों तरफ से तो संतुलित बल है, और संतुलन नहीं है तो असंतुलित बल है। तो दोनों में रस्साकसी का उदाहरण ही ले लेते हैं। बस रस्साकसी खेल में क्या है, इसमें दोनों पक्ष से समान बल लगना चाहिए, इसमें एक पक्ष से अधिक बल तो दूसरे पक्ष से कम बल। तो ये हो गए हैं बल के प्रकार। तो हमने बल समझ लिया, बल क्या होता है, बल के मात्रक, बल के प्रकार। तो बल के 2 मात्रक पढ़ चुके हैं, एमकेएस पद्धति और सीजीएस पद्धति। हाँ, अगर न्यूटन और डाइन में संबंध बताना चाहें तो 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन होता है। ये न्यूटन और डाइन का संबंध है। यहाँ पे डाइन भी एक मात्रक है और न्यूटन भी मात्रक है। तो उम्मीद करते हैं कि बल तो समझ गए होंगे। अब इस अध्याय में और जो सारे टॉपिक हैं उनको लेकर चलते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं और आगे चलते हैं, क्योंकि बल के बाद इसमें बहुत सारे भी टॉपिक कवर करने हैं। उसके बाद फिर बात करेंगे गति के नियमों की। तो जो गति के नियम हैं ये भी न्यूटन के द्वारा ही दिए गए हैं। तो पहले हम देख लेते हैं इसमें क्या टॉपिक, जैसे इसमें पढ़ना भी है संवेग, आवेग, जड़त्व, द्रव्यमान, भार, इन सबको अभी कवर करना है। तो अब बात कर लेते हैं इसमें हम जड़त्व की, क्योंकि अभी जब गति के नियम पढ़ेंगे तो वहां पे जड़त्व आएगा। गति का जो दूसरा नियम है वो, सॉरी पहला जो नियम है वो जड़त्व पर आधारित है, और जो दूसरा नियम है वो संवेग पर आधारित है। तो जड़त्व समझते हैं, जड़त्व है क्या? जड़त्व यानी जड़ता। सीधी सी बात, जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण होता है जो उसके परिवर्तन में विरोध करता है, वो जड़त्व कहलाता है। जड़त्व क्या है? वह गुण है जो किसी वस्तु के परिवर्तन में विरोध करता है। जैसे कि कोई वस्तु रखी है तो बिना बल लगाए वो रखी ही रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। कोई वस्तु अगर भाग रही तो जब तक उसको रोकेंगे नहीं वो भागती ही रहेगी, क्योंकि वहां पर क्या है? जड़त्व। तो जो सामान रखी है बिना हिलाए नहीं हिल रही, उसमें जड़त्व है, क्योंकि वो अपनी जगह पे जड़ी है। और कोई वस्तु भाग रही है तो जब तक रोकेंगे नहीं तब तक रुकेगी नहीं, उसमें भी जड़त्व है। वो जड़त्व के कारण भाग रही है, ये जड़त्व के कारण रुकी हुई है। तो यही होता है जड़त्व। जड़त्व वह गुण होता है वस्तु का जो परिवर्तन का विरोध करता है, यानी कि उसमें बिना बाह्य बल लगाए परिवर्तन नहीं कर सकते, तो वो जड़त्व होता है। जैसे कि हमने बताया था कि टेबल पर बुक रखी है, अब बुक को जब तक हिलाएंगे नहीं हिलेगी, तो ये क्या है? जड़त्व। बॉल भाग रही, उसको पकड़ेंगे तभी रुकेगी, तो यहाँ पर क्या है? वहां पर भी जड़त्व है। तो जो जड़त्व होता है इस आधार पे 3 तरह का जड़त्व होता है। एक होता है गति की अवस्था में जड़त्व, गति की अवस्था में। एक होता है विराम अवस्था में जड़त्व, और एक होता है दिशा की अवस्था में जड़त्व। इन सब में जड़त्व होता है। तो गति की अवस्था, जैसे हमने उदाहरण बताया कि कोई भी वस्तु है चल रही, तो जब तक उसको हम रोकने का प्रयास नहीं करेंगे वो अपने आप नहीं रुकेगी, क्योंकि उसमें क्या है? जड़त्व है। उस जड़त्व के कारण वो भागती जा रही है। तो यही है गति की अवस्था का जड़त्व। कोई वस्तु एक स्थान पर स्थिर रखी तब तक स्थिर रखी रहेगी जब तक उसमें कोई बाहरी बल लगा के उसको नहीं हिलाएंगे। तो वहां पर क्या है? विराम की अवस्था का जड़त्व है, क्योंकि वो विरामावस्था में अपनी अवस्था जगह पे रुकी हुई है। जब कोई रुकी है, विराम अवस्था में है, चल रही है, तो गति की अवस्था। अब दिशा, अब जब बल लगता है तो वस्तु किसी न किसी दिशा में गति करती है। जैसे कि हम गेंद रखी थी, हमने गेंद पर पैर मारा तो गेंद भागने लगी, तो किसी न किसी दिशा में ही जा रही है। तो दिशा में जा रही है तो क्या हुआ? दिशा की अवस्था में जड़त्व। तो ये जड़त्व है
जड़ तो एक प्रकार से जड़ता होती है, किसी वस्तु का गुण होता है, उसमें परिवर्तन बिना बल लगाए ना हो। सीधी सी बात यह है कि जब तक बल नहीं लगेगा परिवर्तन नहीं होने वाला। तो ये जड़ तो है। तो जो गति का पहला नियम है इस जड़ तो पर है। अब हम बात कर लेते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान, अधिकतर लोग द्रव्यमान और भार इनमें बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं। तो द्रव्यमान और भार इनके बारे में बात करते हैं कि द्रव्यमान क्या है और भार क्या है। द्रव्यमान जिसे कहते हैं मास, भार कहते हैं वेट। तो द्रव्यमान को प्रदर्शित करते हैं एम से, क्योंकि पहला अक्षर एम आया। भार को प्रदर्शित करते हैं डब्ल्यू से, क्योंकि डब्ल्यू आया। अब द्रव्यमान का जो मात्रक है उससे किलोग्राम होता है या फिर ग्राम होता है, और भार का मात्रक न्यूटन यानी बल वाला मात्रक आता है, न्यूटन हो जाता है। तो ये तो मात्रक पर हम पहले बात करें परिभाषा की। तो द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान किसी वस्तु में उपस्थित उस पदार्थ की निहित मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। यानी कि कोई भी वस्तु है उसके अंदर जो एग्जैक्ट यानी जो सही सही मात्रा है वो द्रव्यमान। जैसे कि हमारे शरीर के अंदर जो एक्चुअल मात्रा है वो द्रव्यमान, क्योंकि द्रव्यमान बदलता नहीं है। हम धरती पर हैं तब भी द्रव्यमान वही रहेगा। मान लीजिए किसी का द्रव्यमान है 50 किलो, धरती पर द्रव्यमान 50 किलो है, उसको हम किसी अन्य ग्रह पर ले जाएं तब भी द्रव्यमान 50 किलो ही है। और जबकि भार बदल जाता है, क्योंकि धरती पर भार कुछ और है, क्योंकि धरती पर गुरुत्वाकर्षण है। कहीं बाहर ले गए गुरुत्वाकर्षण नहीं है, जैसे कि चंद्रमा पर ले गए या अन्य किसी ग्रह पर ले गए जहाँ गुरुत्वाकर्षण ना हो, तो वहां पर ले गए, और वहां पे गुरुत्वाकर्षण नहीं है तो क्या होगा? भार घट जाएगा, लेकिन द्रव्यमान नहीं घटेगा। तो ये बात समझेंगे कि द्रव्यमान किसी वस्तु की, किसी पदार्थ की निहित मात्रा होती है, यानी किसी पदार्थ में उपस्थित जो वास्तविक मात्रा होती है वो द्रव्यमान कहलाती है। जबकि भार क्या है? भार में गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न हो जाता है। तो जैसे कि भार में क्या होता है, इसका सूत्र हो जाता है W=mg, ये सूत्र। तो यहाँ पे सिर्फ m है, यानी इस m के साथ में g मिल गया। यानी द्रव्यमान से अगर हम गुरुत्वीय त्वरण या फिर त्वरण को, जिसे बल कहते हैं, बल का होता है F=ma। तो a क्या है? त्वरण है। g गुरुत्वीय त्वरण, दोनों त्वरण है, बस त्वरण त्वरण होता है, और गुरुत्वीय त्वरण जो धरती से निकले गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो जब हम द्रव्यमान में त्वरण से गुणा कर दें तो वो कहलाता है भार। जैसे कि सिंपल सा एग्जांपल मान लेते हैं, जैसे धरती का गुरुत्वीय त्वरण जो होता है जी का जो मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको हम लगभग में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान लेते हैं। ये गुरुत्वीय त्वरण होता है जी का मान। अब मान लिया किसी कोई वस्तु है, उस वस्तु का द्रव्यमान कितना है? 20 किलोग्राम, ये द्रव्यमान। तो अगर हम उसको भार निकालना चाहें, भार कितना होगा? W=mg। तो m तो 20 है, तो g कितना होता है? 10, तो हो गया 200 न्यूटन। अब भार यहाँ पे क्या है? 10 गुना बढ़ गया। लेकिन जो द्रव्यमान है 20 किलो, हम ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाएं उसका द्रव्यमान यही रहेगा, और ये भार क्या है? धरती पे 200 न्यूटन है। जहां पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होगा वहां पे 20 ही बचेगा, या कहीं पे सिस्टम अलग होगा, कम ज्यादा हो जाएगा। जैसे कि चंद्रमा, जब चंद्रमा पे जाते हैं तो जो भार है वो 6 गुना घट जाता है। जैसे कि मान लीजिए 60 किलो का आदमी, किसी व्यक्ति का भार 60 किलो पृथ्वी पर है, वो चंद्रमा पर जाएगा तो 10 किलो हो जाएगा, लेकिन उसका द्रव्यमान नहीं बदलेगा, वो भार बदला, भार घट गया। तो कहने का मतलब ये है कि किसी वस्तु में उसकी जो निहित मात्रा होती है वो द्रव्यमान कहलाती है, और जबकि किसी वस्तु पर पृथ्वी जो बल आरोपित करती है उसे भार कहते हैं। तो दोनों में अंतर ये है कि किसी पदार्थ में उपस्थित उसकी निहित मात्रा द्रव्यमान कहलाती है, किसी पदार्थ पर पृथ्वी द्वारा आरोपित बल उसका भार कहलाता है। तो भार में पृथ्वी द्वारा आरोपित बल, क्योंकि पृथ्वी जब गुरुत्वीय त्वरण लगा देती है तो एक प्रकार से बल बन जाता है, क्योंकि द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल बल होता है। तो ये समझेंगे कि भार एक प्रकार का बल है जो पृथ्वी के द्वारा लगा, जबकि द्रव्यमान उसकी एग्जैक्ट मात्रा होती है।
तो उम्मीद है कि द्रव्यमान और भार में अंतर समझ गए होंगे, क्योंकि अधिकतर लोग सवाल में कंफ्यूज रहते हैं कौन सा भार है कौन सा द्रव्यमान। तो ये बात समझे रहेंगे कि भार में त्वरण होता है, यानी गुरुत्वीय त्वरण होता है, जबकि द्रव्यमान में त्वरण नहीं होता। तो द्रव्यमान हो गया और भार हो गया। अब और भी टॉपिक हैं जिनके बारे में बात करना है, जैसे कभी हमने कहा था संवेग और आवेग, इनके बारे में बात कर लेते हैं। संवेग जिसे कहते हैं मोमेंटम। मोमेंटम संवेग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संवेग गति के दूसरे नियम में अप्लाई होता है। अब संवेग क्या होता है? तो संवेग का एक फार्मूला है P इक्वल टू mv। तो P से संवेग को प्रदर्शित किया जाता है। संवेग क्या है? एक सदिश राशि। अब इसी सूत्र से पूरी बात समझ में आ जाती है कि P यानी संवेग, तो संवेग बराबर m यानी द्रव्यमान गुणा v मतलब वेग। तो द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, सीधी सी परिभाषा बन गई। तो संवेग क्या है? संवेग यानी कि वेग से होता है वेग, इससे पिछले अध्याय पढ़े वेग। तो वेग में जब द्रव्यमान मिल जाए, यानी समवेग, सम यानी साथ, वेग यानी वेग के साथ जब द्रव्यमान मिल जाता है उसे कहते हैं संवेग। अब जैसे कि मान लीजिए कोई बंदूक से गोली निकल, अब गोली अपने वेग से जा रही, वो उसका वेग, और उस वेग में गोली का जो द्रव्यमान उसके अंदर है, जितना भी जो भी ग्राम में, ग्राम में होगा, किलोग्राम कहा जाएगा, मतलब कि गोली का जो भी द्रव्यमान है, अगर उस द्रव्यमान को उसके वेग से गुणा कर दें तो उसके बाद जो निकलेगा वो होगा संवेग। जैसे गोली जाती है तो उसमें संवेग होता है, इसलिए जहां पे जाती है, जब जिसके शरीर में लगती है वहां पे छेद कर देती है, क्योंकि संवेग के कारण वो बहुत फास्ट भागती है। तो संवेग समझे, संवेग क्या है? संवेग द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग एक सदिश राशि है, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम संवेग का मात्रक देखें तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, और वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड। तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, बस बन गया संवेग का मात्रक। बस हमें सूत्र पता है, मात्रक बन जाता है। इंग्लिश में लिखना है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो संवेग तो समझ गए होंगे। बाकी संवेग की बहुत सारे उदाहरण होते हैं, जैसे कि अभी पढ़ेंगे ही। जैसे क्रिकेट में जब गेंद को कैच करना होता है तो खिलाड़ी हल्का पीछे को झुक जाते हैं, ये संवेग ही होता है। गोली चलती है तो आगे जाते जहां भी जाती है वहां पर छोटा सा होल बना देती है, संवेग है। और बहुत सारे एग्जाम्पल इनके होते हैं, जैसे कि बॉक्सर जब बॉक्सिंग करते हैं, जब पंच सामने से पड़ने वाला होता है सर को पीछे कर लेते हैं, ये भी संवेग है। तो ये तो हो गया संवेग। तो जो पहला नियम है जड़त्व, जिसे कहते हैं इनर्शिया इंग्लिश में, तो जड़त्व पे गति का पहला नियम आधारित है, इसको बाद में पढ़ेंगे। संवेग पे गति का दूसरा नियम आधारित है, इसको भी बाद में पढ़ेंगे। तो जड़त्व, द्रव्यमान, संवेग हो गया। अब हमें बात करना है आवेग। अब देख लेते हैं आवेग क्या है। इधर का स्क्रीनशॉट ले लेते, फिर इसको मिटा दे रहे हैं। तो अब बात करना है आवेग। आवेग तो याद रखेंगे, आवेग जो होता है संवेग परिवर्तन की दर होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि संवेग परिवर्तन की दर को आवेग कहते हैं। आवेग संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर यानी कि इसमें आवेग को प्रदर्शित करते हैं आई से। तो संवेग परिवर्तन की दर, संवेग का सूत्र क्या होता है? एम वी। तो एम और वी की जगह कर देंगे डेल्टा वी। अब संवेग परिवर्तन की दर ये बन गया। इसका एक सूत्र होता है आई इक्वल टू एफ डेल्टा टी, यानी कि बल तथा समयांतराल के गुणनफल को आवेग कहते हैं, क्योंकि आवेग इसको कहते हैं बल का आवेग। ये सूत्र, इसके आधार पे बल तथा समयांतराल पर, इसके लिए कंडीशन है कि जब बल कुछ ही समय के लिए लगाया जाए, ना कि बहुत समय के लिए। जब किसी वस्तु पर कुछ ही समय के लिए बल लगाया जाता है तो उस असंतुलित बल तथा उसके समयांतराल के गुणनफल को आवेग कहते हैं। तो याद रखेंगे, जब किसी वस्तु पर कुछ ही समय के लिए या सीमित समय के लिए बल लगाया जाता है तो उस असंतुलित बल और
समयांतराल के गुणनफल को आवेग कहते हैं, या फिर दूसरी परिभाषा संवेग परिवर्तन की दर को आवेग कहते हैं। ये दो सूत्र इसके बन जाते हैं। अब अगर हम इसका मात्रक निकालना चाहें तो मात्रक बना सकते हैं। इसमें क्या है, बल है साथ में समय, तो सीधी सी बात है कि बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो न्यूटन और न्यूटन के साथ जोड़ देते हैं सेकेंड, तो न्यूटन सेकेंड, बस बन गया मात्रक। ये और दूसरे तरीके से बनाना चाहें तो बल का मात्रक क्या होता है, एफ इक्वल टू होता है एम ए यानी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एफ का किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और गुणा प्रति यानी बटा, इसको नीचे लिखते हैं बटा सेकेंड स्क्वायर। ये तो न्यूटन का है और सेकेंड ऊपर है, तो एक सेकेंड से एक सेकेंड काट दिया तो बचा क्या, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। तो एक मात्रक ये बनना, चाहे इसको न्यूटन सेकेंड कहें या किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, तो ये बल का आवेग का मात्रक, और ये भी एक सदिश राशि है, इसमें भी दिशा की आवश्यकता होती है। तो आवेग समझ गए होंगे, आवेग क्या है। अब जैसे कि हमने पढ़ा संवेग और ये आवेग, अब इन दोनों में अगर अंतर दिखाना चाहे तो अंतर यानी कि इनकी बस अंतर नहीं संबंध दिखाना चाहे तो किस प्रकार से दिखा सकते हैं कि इनके बीच में क्या संबंध है, यानी इनके सूत्रों के हम संबंध किस प्रकार दिखा सकते हैं। तो इनका संबंध अगर दिखाना चाहें तो उनके सूत्र पहले लेकर चलेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, आई इक्वल टू एम डेल्टा वी, यानी कि वेग परिवर्तन की दर, तो एम है, तो यहाँ पे है आई इक्वल टू एफ डेल्टा टी। तो अगर इसको दिखाना है तो इसके लिए हम सूत्र ले लेते हैं बल का। तो बल का सूत्र है एफ इक्वल टू एम ए, ये बल का सूत्र। अब एफ इक्वल टू एम तो है ही, ए मतलब क्या होता है, ये वेग परिवर्तन होता है। ए का मतलब होता है v माइनस यू बाई टी, या फिर सीधा कह देते हैं डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। तो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, क्योंकि वेग परिवर्तन की दर है। अब यहाँ पे हम दोनों वेग को इकट्ठा दिखा दिया गया है। अब इसको बनाते हैं समीकरण नंबर, ये ए का मतलब ये है, मतलब ए मतलब तो का मतलब वेग परिवर्तन। तो वेग परिवर्तन को चाहे हम v माइनस यू बाई टी ऐसे लिखें, या फिर शॉर्टकट में हमने जरूरत अनुसार ऐसे लिख दिया कि डेल्टा वी का मतलब हो गया v माइनस। अब दूसरा सूत्र क्या है, इसको उठा लेते हैं, इसको जो सेकंड सूत्र है एफ डेल्टा टी, इसको बना देते समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना कर लेते हैं, समीकरण 1 व 2 से। तो जब तुलना करेंगे तो इसमें क्या होगा कि जो समीकरण 2 है, 2 में हम एक से माना लेते हैं, तो आई इक्वल टू एफ डेल्टा टी है, तो एफ की जगह पे क्या करेंगे, ये पूरा मान उठाकर रख लेते हैं। एफ की जगह पे आ गया एम डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, और दूसरी बात डेल्टा टी तो है पूरा डेल्टा टी। अब डेल्टा टी से डेल्टा टी गया कट, बचा क्या, आई इक्वल टू एम डेल्टा, शुद्ध हो गया ए शुद्ध। तो यहाँ पे संबंध है, मिल गया। संबंध क्या है, जो आवेग है, आवेग क्या है, द्रव्यमान गुणे, मतलब संवेग क्या होता है, संवेग परिवर्तन की दर। देखो पी का मतलब होता है सूत्र का पी इक्वल टू एम वी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ वी नहीं है, यहाँ पे वेग में परिवर्तन की दर, यानी अंतिम वेग प्रारंभिक वेग दोनों है। तो जब दोनों वेग में परिवर्तन की दर, लेकिन साथ में जब m जुड़ता तो संवेग बन जाता, तो संवेग में परिवर्तन की दर। इस आधार परिभाषा ये कर सकते हैं कि संवेग में परिवर्तन की दर को हम बल का आवेग कहते हैं। तो ये प्रूव हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 का सकते हैं। हाँ, बल का आवेग का उदाहरण बात कर लेते हैं, हमने संवेग तो बता ही दिया था। तो बल का जो आवेग, इसका उदाहरण ये, जैसे कि मान लीजिए मिट्टी के बर्तन होते हैं, तो मिट्टी के बर्तन अगर कहीं लेकर जाना है, तो अगर किसी गाड़ी से लेकर जाना, तो आसपास घास फूस से पैरा या कुछ ना कुछ लगा देते हैं, उससे वो टूटता फूटता है, ये आवेग है। क्योंकि जब घास फूस अगल बगल लगा, जैसे मटका है, घास फूस से कुछ अगल बगल लगा दिया, थर्माकोल को लगा दिया, इससे क्या हो, जब झटका लगेगा तो ये लोग सहन कर लेंगे, मटका टूटेगा नहीं। तो यही होता है आवेग। और भी इसके एग्जाम्पल
ले सकते हैं। जैसे कि कोई धावक यानी कोई व्यक्ति भाग रहा तेजी में, अब वो उसे रुकना है तो डायरेक्टली नहीं रुक जाएगा, धीरे धीरे रुकता है। ये भी एक आवेग। जैसे कि ट्रेन तेज से चल रही, अब उसको रुकना हो तो अचानक नहीं रुक जाती, धीरे धीरे अपनी गति को कम करती है। ये आवेग होता है। तो इस वीडियो में हमने कई सारे टॉपिक से बल, फिर बल के प्रकार, फिर द्रव्यमान, भार, जड़त्व, संवेग, आवेग, इन सबको क्लियर कर लिया। अब इस अध्याय में बचता है गति के नियम और संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो ये जो टॉपिक है हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बड़ा हो रहा है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं।